वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। और निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि इससे पहले आपने जो है पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी इसकी, यानी कि लगभग जो मैंने बताई थी आपको, यानी कि इससे पहले आपने 4 इकाई तक के जो है बनने वाले, यानी कि 4 इकाइयों के बारे में जो बनने वाले प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, उनके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। जिसमें हमने कहानियों की जितनी भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी उनसे बनने वाले प्रश्नों को चर्चा कर लिया था। हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंतर्गत हमने इकाई 1 के बारे में चर्चा करी। इकाई 1 में हमको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास देखना था, उसमें मतलब कि हिंदी गद्य साहित्य का। तो उसमें हमने हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना और हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उन सभी का उद्भव और विकास से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उनको हमने जो है पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो सेट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण और विधाएं हैं, जिसमें आपको पता होगा रिपोर्टाज, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, रेखा चित्र, ठीक है, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, व्यंग, ये सब हो गए, एकांकी वगैरह। तो इन सभी के इतिहास के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो इकाई 2 में इन सभी गद्य विधाओं का परिचय भी आपको मिलेगा। और जो थर्ड इकाई है आपकी, उसमें हिंदी उपन्यास के बारे में, झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, विद्यार्थी संस्करण उससे प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। और हिंदी कहानियों के बारे में हमने चर्चा करी थी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो झांसी की रानी उपन्यास का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया, उसको भी देख लेंगे। हिंदी कहानी में पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की थी, उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। पाजेब कहानी जयनंद कुमार की थी, उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। गैंग्रीन कहानी अज्ञे की है, उसके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी। पर्दा कहानी यशपाल की थी, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। तीसरी कसम यानी फणीश्वर नाथ रेणु की है, तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, इसके बारे में चर्चा कर ली थी हमने। यानी ये इतने लगभग 6 कहानियाँ, एक उपन्यास और लगभग जितनी गद्य विधाएं हैं उन सभी का संक्षिप्त इतिहास और उनका उद्भव विकास, ये हमने उनका परिचय खास करके देख लिया, ठीक है। तो ये आपका 4 इकाई लगभग समाप्त हो गई। अब जो 5वीं इकाई है आज की वीडियो के माध्यम से, उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे जैसे नाटक और एकांकियों के बारे में। इसके अलावा हिंदी जो निबंध है उसके बारे में, यानी 2 इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो बाकी 2 इकाइयाँ होंगी लास्ट की आपकी, इसे हिंदी कुछ मतलब गद्य विधाएं हैं, और मतलब जिसमें आपको रेखा चित्र पढ़ना है, जैसे गिल्लू रेखा चित्र, संस्मरण में 30 बरस का साथी, जीवनियंस में कलम का सिपाही, रिपोर्टाज में रणजन धलजर पढ़ना है आपको, व्यंग में भोला राम का जीव, तो इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और यात्रा वृत्तांत आपको मेरी तिब्बत यात्रा, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। डायरी, एक लेखक की डायरी है, उसको पढ़ना है। और इंटरव्यू में मैं इनसे मिला, ये सब पढ़ना है। तो एक प्रकार से आत्मकथा में जूठन आत्मकथा आपको पढ़ना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 लिखा है इसका मतलब यही है कि इससे पहले एक वीडियो इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर की हो चुकी है, दूसरी वीडियो है और एक तीसरी वीडियो, यानी ये 3 श्रृंखला जो होगी 3 वीडियो की, इसमें आप लगभग हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जान सकेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होगा, और ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। 90% यही प्रश्न आने की संभावना आपकी परीक्षा में रहेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात यहीं पर और मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का, वो कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको करना क्या होगा? कोर्स लेने के लिए आपको, हमारा नंबर है 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी साहित्य का केवल कोर्स लॉन्च किया गया है। बाकी सारे सब्जेक्ट की हर एक वीडियो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हिंदी के लिए क्या किया गया है, सारे सब्जेक्ट यानी सारे जो चैप्टर्स हैं उसको चैप्टर वाइज वीडियो भी मिलेगी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा ये जो क्लास हो रही है आपकी, ये सभी के लिए हो रही है, सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, पेड और फ्री सभी के लिए है। अब आपको इसमें करना क्या है कि इसमें मात्र 100 रुपये, मतलब सबसे जो है लोएस्ट प्राइस हमने 100 रुपये रखी है, कि ताकि सभी व्यक्ति इसको ले सके आसानी से। तो 100 रुपये सभी के पास होगा। 100 रुपये आपको करना क्या है, आप मेरे पास व्हाट्सअप पर एसएमएस करिएगा कि सर जी हमको हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। तो आप इसको एसएमएस करेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, इसी नंबर पर। उसके बाद मैं एक क्यूआर कोड सेंड करूंगा, उस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो कुछ भी चलाते हो उससे आप जो है 100 रुपये सेंड कर सकते हो। मान लेते हैं अगर आप नहीं चलाते हो, तो जो मैं क्यूआर कोड सेंड करूंगा उसको क्या करना है आपको, उसको आप किसी दुकान से या आपके आरी बगल का कोई या फिर आपका रिलेटिव कोई चला रहा है, अगर गूगल पे, फोन पे, यूपीआई माध्यम का कोई भी फंडा चला
रहा है तो उससे बोलिएगा कि जो है इस पर QR कोड पर 100 रुपये सेंड कर दीजिए, उसको आप 100 रुपये दे दीजिएगा। तो जब मेरे पास 100 रुपये सेंड करेगा उसका स्क्रीनशॉट बोलिएगा उससे कि स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेज दे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मतलब कि जो भी 100 रुपये अगर भेजेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही प्रूफ रहेगा कि आपका एडमिशन करना है। ठीक, तो जब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करोगे तब तक आपका एडमिशन यानी कि तब तक आपको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। और ये सारी PDF जो यहाँ पर आपको मिल रही है, मतलब इस समय के माध्यम से ये PDF आपको उसी ग्रुप से में मिलती रहेंगी। ओके, तो बहुत बेनिफिट्स होगा अगर आप कोर्स लेते हैं, उससे आपकी तैयारी एक प्रकार से दुगनी रफ्तार से होगी। तो आप कोर्स अवश्य लें, यही मैं आप लोगों से ये कहूँगा। ताकि कोर्स लेने का मतलब ये नहीं, आपकी इच्छा है आप ले भी सकते हैं, नहीं इच्छा है आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। 100 रुपये में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिलता है। तो कम पैसे में इसीलिए रख दिया है, क्योंकि क्या होगा जब मैं पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो बच्चे क्या होते हैं, सीरियसली नहीं लेते थे उसको, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। बाकी मेरा कोई व्यवसायिक माध्यम नहीं है कि मतलब इसी से केवल पैसा कमा लेना है आप लोगों से, इसीलिए मैंने 100 रुपये रखा है। आप लोग आसानी से उसको परचेज कर सकते हो, ले सकते हो कोर्स। अब मैं चर्चा करता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे, भाई आप सभी को पता होगा एक आपके पाठ्यक्रम में एक ध्रुव स्वामिनी नाटक है। किसका है ध्रुव स्वामिनी नाटक भैया? तो ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता होगा ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, आप सभी को पता होगा। ओके, और ये 1915 से 1933 तक एक प्रकार से जो युग रहा है, 1915 ईस्वी से लेकर के 1933 ईस्वी का समय, ये प्रसाद युग के नाम से ही जाना जाता है हिंदी उपन्यास की अगर बात की जाए। ठीक है, तो इसमें सॉरी नाटक की बात की है तो नाटक में आप देखेंगे 1915 से लेकर के 1933 ईस्वी का जो समय काल है, ये किस नाम से जानते हैं? उसको प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी नाटक के क्षेत्र में। और प्रसाद जी का बड़ा अच्छा योगदान है, चूँकि इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना करी। इनका सबसे पहला नाटक है सज्जन, 1910 से 1911 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। उसके बाद में 1912 में कल्याणी परिणय नाटक इनका प्रकाशन हुआ। उसके बाद में करुणालय होता है 1912 में। फिर प्रायश्चित इनका नाटक है 1914 में। राजश्री नाटक है 1915 में। विशाख नाटक है 1921 में। और 1922 में आप देखते हैं अजातशत्रु नाम का नाटक। और इसके अलावा 1923 से 24 के आसपास आप देखते हैं कामना, इसका मतलब कि कामना नाटक है। इसके अलावा आप देखते हैं, लेकिन इसका रचना काल जो है 1923 से 1924 है, लेकिन इसका प्रकाशन जो हुआ था कामना नामक नाटक का, ये 1927 में हुआ था। जन्मेजय का नागयज्ञ जो है ये भी एक प्रसाद जी का ही नाटक है। कब लिखा गया? 1926 में, मतलब कि कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। चंद्रगुप्त नाटक है एक इनका, 1928 में प्रकाशन हुआ। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य नाटक है 1928 में। ठीक है, और इसके अलावा एक घूंट इनका एक प्रकार से है, एकांकी भी कहा जाता है इसको, लेकिन नाटक ही है मुख्य रूप से, लेकिन एक घूंट जो है एकांकी की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो ये 1929 में लिखा गया और हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट को ही माना जाता है। एकांकी मतलब होता है एक अंक का नाटक, और सारी लगभग एकांकी क्या है, ये सब क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या, सबको मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पेड कोर्स में, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इनका लास्ट नाटक आप बोल सकते हो 1933 ईस्वी में। तो सबसे जो जबरदस्त नाटक इनका मिलेगा, जिसमें इनका एक प्रकार से साहित्यिक वर्चस्व या साहित्यिक बहुत अच्छा मतलब कि साहित्य रचना जो होगी वो ध्रुव स्वामिनी नाटक में हर एक चीज़ आपको मिलेगी। चूँकि इनका जब ये नाटक लिखा इन्होंने तभी एक प्रकार से एकदम से प्रवण हो चुके थे और सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे इसमें कई सारी चीज़ें हैं। नारी पात्रों में देवसेना है, ध्रुव स्वामिनी स्वयं अपना है ही। ठीक है, जो कि प्रेम का संबल लेकर के जीवन क्षेत्र में कूदने वाली नारी है। ठीक है, इसके अलावा देवसेना जो है ये आप देखते होंगे जो है राजनीति का खेल खेलने वाली राजमहिषी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कई सारी चीज़ें इसमें, कई सारे वो हैं पुरुष पात्र हैं। पुरुष पात्र 4 हैं पुरुष पात्र। ठीक है, और ख़ास करके आप देखते हैं पुरुष पात्रों में 4 पुरुष पात्र हैं। और इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सब भी आते रहते हैं, और मतलब यही सब है। और इसके अलावा आप देखते हैं कुछ और भी असुर कोटि के पात्र भी इसमें हैं, जैसे भारटाक हो गया, रामगुप्त हो गया, और एक प्रकार से दांव पेचनी कूटनीतिक में चाणक्य का नाम आता है इसी में। कई सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जो बनने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो आपको वहाँ पर जैसे कि जब पेड कोर्स होगा तो उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हर एक चीज़ों के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे कि ध्रुव स्वामिनी का एक प्रकार से जो है एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित कीजिए, ध्रुव स्वामिनी के बारे में या फिर स्कंदगुप्त के बारे में। तो जो भी होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। ध्रुव स्वामिनी नाटक बड़ा ज़बरदस्त नाटक है, तो इसके बारे में इसके मतलब कि जो बनने वाले प्रश्न हैं नाटकीय तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा आपसे पूछता है, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या है भाई। पहला प्रश्न आप देखते हैं, पहला प्रश्न कि इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये एकांकी का ही है। कथन क्या है भाई, कथन क्या है फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे पूछेगा कि ये नाटक कैसा, तो ये ऐतिहासिक नाटक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। रामगुप्त जो है ये सम्राट विक्रमादित्य का कौन है भाई, तो ये समुद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र हैं रामगुप्त, ठीक है। और आप देखते हैं समुद्रगुप्त ने आप देखते हैं चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये सारी कहानी आप देखते हैं पूरा ऐतिहासिक एक प्रकार से नाटक है, आप चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा, तो आप क्या बताओगे प्रसाद का सबसे अंतिम नाटक कौन सा भाई। तो प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी नाटक जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, यही सबसे अंतिम नाटक है। और नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है ये किसके कथन से प्रारंभ होता है, सबसे पहले कौन सा कथन मतलब प्रारंभ होता है। तो आप देखते हैं इसमें जो है सबसे पहला कथन कौन कहता है, तो कोमा बोल रहा हूँ, ध्रुवस्वामिनी से ही एक प्रकार से नाटक का शुरुआत होता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की कौन है, नायिका है, ओके। और प्रधान नाटक है, मतलब कि नायिका प्रधान नाटक बोल सकते हैं ध्रुवस्वामिनी को, चूंकि ध्रुवस्वामिनी उसका शीर्षक का नाम ही है और ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका है, तो इसलिए नायिका प्रधान नाटक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त इसका नायक जो है हो सकता है, ऐसी बात नायक है जो है चंद्रगुप्त, लेकिन नायिका चूंकि नायिका पर ही केंद्रित है पूर्ण रूप से ध्रुवस्वामिनी नाटक, तो थोड़ा सा नायिका के आधारित है। अब प्रश्न आपका कि इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा क्या, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है ध्रुवस्वामिनी का, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त का, और ऑप्शन सी है कोमा का, और ऑप्शन डी है मिहिर भोज का। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए ध्रुवस्वामिनी का। ध्रुवस्वामिनी ने ही कहा था कि इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा क्या, ये प्रश्न करते हुए एक प्रकार से ध्रुवस्वामिनी ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में खड्गधारिणी कहती है उसने गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए या सुनाने के लिए किया था, यह पीड़ित कौन था बताएं। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अच्छा, आपसे पूछे कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में भोली भावुक और मर्यादा प्रिय युवती कौन है, तो आप किसको बताएंगे। तो मंदाकिनी नाम की जो एक प्रकार से जो है स्त्री पात्र है वो है, ठीक है। इसी में कोमा एक बार आती है, तो कोमा किसकी लड़की है, मिहिर देव की एक प्रकार से पालित पुत्री, उन्होंने पाला था मिहिर देव ने उसको, कोमा को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नारी पात्रों की संख्या की बात की तो 4 नारी पात्र हैं मुख्य रूप से, एक तो ध्रुवस्वामिनी है, एक मंदाकिनी है, एक कोमा है और एक खड्गधारिणी है। क्लियर होगी बातें, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये नारी पात्र हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपके एग्जाम में प्रश्न बनती हैं, तो हम उसको चर्चा करने का प्रयास करते रहेंगे, ओके। क्लियर हो रही बातें, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है, ये जो प्रश्न मैंने बोला कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में खड्गधारी कहती है, खड्गधारिणी क्या कहती है कि उसने गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए किया था, यह पीड़ित व्यक्ति कौन था। रामगुप्त पीड़ित था, कोमा पीड़ित था, या चंद्रगुप्त पीड़ित था, या सुवासिनी पीड़ित थी, बताएं। कोमा एक लड़की थी, बताएं। तो पीड़ित कौन था इसमें, पीड़ित कौन था भाई, पीड़ित कौन था, तो पीड़ित इसमें जो था वो चंद्रगुप्त ही पीड़ित था। तो इसमें खड्गधारिणी कौन कहती है कि उस गूंगे का अभिनय एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए किया था, और यह पीड़ित उनमें से कौन था आपसे प्रश्न कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त वो पीड़ित था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न है बल्लरी जो विचलन बनकर गिरा कर सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, कैसे बताएं। प्रश्न है आपसे कि बल्लरी जो विचलन बनकर गिरा सकती है अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, कैसे। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर, या अपना विस्तार कर लेने पर, या पर्वत का सहारा पा करके, या बसंत की मादक वायु के स्पर्श करने पर ऐसा हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा जो है प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर बल्लरी जो विचलन बनकर के गिरा सकती है अब वह दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, क्यों, क्योंकि प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर। ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिएगा। प्रश्न ये आने वाला नहीं तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी, ये प्रश्न आ सकता है। ध्रुवस्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी, स्वर्ग की संज्ञा दी, या नरक की, या बंदी गृह की, या स्वर्ण
पिंजर की, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी भाई? अपने नीड़ को स्वर्ण पिंजर की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिनकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का यह कथन उसकी किस मनोवृत्ति का द्योतक है? धूर्तता का, या विवेक का, या साहस का, या उदारता का? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जिनकी भुजाओं में ना बल, मतलब भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए, ये रामगुप्त का कथन है। तो ये कथन एक प्रकार से उसकी किस मनोवृत्ति का द्योतक है, किस मनोवृत्ति के बारे में बताता है? तो वो मनोवृत्ति धूर्तता के मनोवृत्ति। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिखर स्वामी कौन था? बताने का प्रयास करेंगे। शिखर स्वामी कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शिखर स्वामी कौन था? बताइए, शिखर स्वामी कौन था? शिखर स्वामी का एक कथन भी बड़ा फेमस है, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है। यह कथन किसका आपसे पूछता है तो आप बताएंगे शिखर स्वामी का। अच्छा, शिखर स्वामी जो था वो कौन था? सेनापति था, पुरोहित था, राज दरबारी था, या अमात्य था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो शिखर स्वामी की बात की जाए तो शिखर स्वामी क्या था भाई? शिखर स्वामी अमात्य था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। कौन था? अमात्य था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? बताएं, ध्रुव स्वामिनी को, कोमा को, या मंदाकिनी को? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। आप देखें ध्रुव स्वामिनी नाटक में हास्य व्यंग को उभारने वाले पात्र कौन कौन से हैं? तो हिजड़ा है, एक आता है, बौना है, कुबड़ा है। ये सब हंसी दिलवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, मंदाकिनी कौन है? मंदाकिनी जो है ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की कौन है? बहन है मंदाकिनी जो है। ठीक, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? किस पात्र को है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो वो है भाई किसको? वो है मंदाकिनी को। ठीक है, किसको है? मंदाकिनी को। कौन है मंदाकिनी? मंदाकिनी जो है ये भाई बहन है। किसकी बहन है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक को जब आप पढ़िएगा, नाटक थोड़ा सा एक प्रकार से बड़ा ही होता है, तो आप पुस्तक आती है ध्रुव स्वामिनी नाटक की, उसको पढ़िएगा या समीक्षा पढ़ लीजिएगा अपनी पुस्तक में, या फिर गूगल पर डाल करके आप पढ़ सकते हो। गूगल पर ये जो है मिल जाएगा आपको। तो आप पढ़ेंगे नाटक का जो सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र है वो किसको मानेंगे आप? शिखर स्वामी को, रामगुप्त को, सकराज को, या मिहिरदेव को? तो अगर आपको मानने की बात अगर आपसे ऐसे पूछे तो किसे मानेंगे आप भाई? किसको मानेंगे? तो आपको किसको मानना है भाई? किसको मानेंगे? शिखर स्वामी को। किसको मानेंगे? शिखर स्वामी को आप मानेंगे। आप लगाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। शिखर स्वामी जो है ये सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है, मतलब आत्महत्या करने के लिए तत्पर होती है, जाती है मतलब एकदम से, तो उस समय सहसा वहां कौन आ जाता है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, या शिखर स्वामी, या चंद्रिका? जब ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्यत होती है तो उस समय कौन आ जाता है? तो उस समय चंद्रगुप्त वहां पर सहसा यानी अचानक आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहां सहसा परिचय किस नाम से होता है? चंद्र से, चंद्रमुखी से, चंद्रमणि से, या कोमा से? तो चंद्रगुप्त जो है क्या है? चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जब जाता है वहां पर सहसा यानी अचानक परिचय किस नाम से होता है? तो परिचय उसका किस नाम से होता है भैया? उसका परिचय होता है चंद्र नाम से, मतलब चंद्र से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सकराज शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी के नाटक के किस अंक में? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सकराज शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में मिलता है? फटाफट से बताएंगे। तो किस अंक में मिलता है भैया? द्वितीय अंक के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर ही होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा ये सारे के सारे प्रश्न आपके लगभग मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गई बातें? अच्छा बताओ, रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? यह भी प्रश्न आपका बन सकता है।
तो किससे हो गई थी? चंद्रगुप्त से सगाई पहले चंद्रगुप्त से एक प्रकार से हो गई थी, रामगुप्त की पत्नी बनने से पहले ध्रुवशामिनी, ठीक है, उसका सगाई पहले ही हो चुकी थी। ओके, आपसे पूछे कि रामगुप्त जो था वो किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त जो था ये मद्यप था, विलासी था, मद्यपान करने वाला था, विलास करता था, और इसीलिए खास करके जो है ये भी नहीं, ध्रुवशामिनी उसको उतना पसंद शायद करती थी। आप देखें ध्रुवशामिनी नाटक की क्या समस्या है, अगर आपसे पूछे कि ध्रुवशामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है तो आप क्या बताओगे? तो आप बताइएगा कि ध्रुवशामिनी नाटक की जो मुख्य समस्या वो क्या है? बेमेल विवाह का समस्या है। बेमेल विवाह को ये दर्शाती है नाटक। नाटक कैसा बेमेल विवाह? रामगुप्त और जो है ध्रुवशामिनी होती, इनके एक प्रकार से जो विवाह हो जाता है बेमेल विवाह है, क्योंकि चंद्रगुप्त से प्रेम है ध्रुवशामिनी का, ठीक है, लेकिन विवाह हो जाता है, तो बेमेल विवाह का एक प्रकार से अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी कहानी बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक दिन जब पढ़ाऊंगा आपको उसमें तो ये सारी कहानी पूरा विस्तार से ऐसे समझा दूंगा कि आप पूरी कहानी आपके दिमाग में चलती रहेगी पूरा की पूरे नाटक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है, प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न आएगा वो दीपदान एकांकी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, वहीं से आएगा। और दीपदान जो एकांकी है ये ऐतिहासिक एकांकी है, प्रसिद्ध एकांकी है। और आप पता होगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य में एकांकी का जनक भी माना जाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक ये कथानक जो है दीपदान का चित्तौड़ की एक घटना पर आधारित है। राजपूताना के त्याग और बलिदान का इतिहास इस रचना में आपको मिलेगा। चित्तौड़ के महाराणा महाराणा संग्राम है, उनकी मृत्यु के बाद में चित्तौड़गढ़ का वास्तविक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है कि अब कौन संभालेगा। तो वास्तव में राणा सांगा के छोटे पुत्र थे उस समय कुंवर उदय सिंह, और कुंवर उदय सिंह छोटे थे उस समय, और यही होने के कारण से राणा सांगा के छोटे भाई थी पृथ्वी सिंह के दासी के पुत्र बनबीर, उनको उदय सिंह के संरक्षक के रूप में चित्तौड़ की गद्दी सौंप दी जाती है। और बनबीर बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, दुष्ट भी था वो, और चित्तौड़ पर निरंकुश राज्य करना चाहता था। और क्या हुआ कि मयूर पक्ष कुंड में असमय ही दीपदान उत्सव का आयोजन होता है। उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र करता है ये कुंवर, एक प्रकार से आप देखते हैं, मतलब कि वो कुंवर की हत्या का, ठीक है, कौन? बनबीर वगैरह। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कुंवर उदय सिंह की संरक्षिता है पन्नाधाय, जो बनबीर की कुटिल प्रवृत्ति से भलीभांत परिचित होती है। तो इसी पर पूरी कहानी आपकी घूमती है, षड्यंत्र को भांप करके उदय सिंह को उत्सव में नहीं जाने देती उनकी जो पन्नाधाय होती है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कुंवर उदय सिंह पन्ना से दीपदान उत्सव में जाने की क्या करते हैं? जिद करते हैं, और रूठ करके जो है बिना कुछ खाए भूमि पर सो जाते हैं उदय सिंह। तो इसी पर पूरी कहानी की कहानी जो है चलती रहती है। मैं समझा दूंगा एक दिन पूरी कहानी के बारे में, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिरकार यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो एकांकी छोटी होती है, आप पढ़ लेंगे तो एकांकी में बहुत छोटी एक प्रकार से है, और ख़ास करके आप देखते हैं इसमें कई सारी चीज़ें हैं। और महाराणा सांगा के एक प्रकार से चित्तौड़ के थे, उन्हीं के इतिहास के बारे में, उसी समय के बारे में यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है आपका कि पन्ना चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला देती है, क्योंकि उदय सिंह की सैया पर किसको सुला देती? चंदन को। चंदन कौन है? चंदन जो है पन्नाधाय का लड़का होता है। और जब पता चलता है कि भाई कुंवर उदय सिंह को अब मारने के लिए आ जाएंगे लोग, तो वो अपने बच्चे को जो है, अपने बच्चे को कुंवर उदय सिंह की जो है सैया पर लिटा देती है, और अपने बच्चे मतलब जो है कुंवर उदय सिंह को अपने मतलब लड़के की सैया पर लिटा देती है। ठीक, इस प्रकार से लोग समझते हैं कि चंदन ही उदय सिंह है, और चंदन की गला काट देते हैं एक प्रकार से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पन्ना जो है, पन्ना जो माँ है चंदन की माँ है, लेकिन उदय सिंह को पाल पोस रही है, तो वो चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला देती, क्योंकि उसे आशा नहीं है कि बनबीर चंदन की हत्या करेगा, या चंदन उस पर सोना चाहता है, या पन्ना चंदन को उदय सिंह बना करके बनबीर को धोखा देना चाहती है, या ऊपर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना चंदन को उदय सिंह बना करके बनबीर को धोखा देना चाहती। बनबीर को लगेगा कि ये उदय सिंह सो रहा है, और वो चंदन को मार देगी, यानी अपने पुत्र का बलिदान एक प्रकार से देने का प्रयास यहाँ पर हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनबीर ने चंदन से पहले किसकी हत्या की थी? शामली की, या कीरतबारी की, या विक्रमादित्य की, या सोना की? तो भाई बनबीर ने चंदन से पहले किसकी हत्या करी थी? तो बनबीर ने चंदन से पहले जो हत्या करी थी वो विक्रमादित्य की हत्या करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया, या कथन किसका है?
एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया। यह कथन किसका? बनबीर का है, शामली का है, पन्ना का है, कीरतवारी का है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है भाई? यह कथन किसका है कि एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया? इस कथन को कहने वाले जो व्यक्ति है उनका वो कौन है? वो पन्ना ने ही कहा था, पन्ना का ही कथन है। पन्ना धाय माँ जो है, एक तिनके के ने राज सिंहासन को सहारा दिया, ये पन्ना का ही कथन है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब कीरतबारी, प्रश्न है कि जब कीरतबारी अपनी टोकरी में उदय सिंह को ले जा रहा था तो पन्ना उसे कहाँ मिलने को कहती है? कुंभलगढ़ के दुर्ग के मार्ग पर, या बेरिस नदी के तट पर शमशान के पास, या बनास नदी के तट पर स्थित शिवालय में, या कहीं भी नहीं? बताएं। तो जब कीरतबारी अपनी टोकरी में उदय सिंह को ले जा रहा था तो पन्ना जो है उससे मिलने के लिए कहाँ बोलती हैं? तो पन्ना कहती हैं कि कहाँ पर मिलने के लिए बोलती हैं? कहीं पर भी नहीं मिलने को बोलती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो कहीं भी मिलने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि क्या होता है कि जो है जब पन्ना जो है कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने का उपाय सोचती हैं तो उन्होंने कहा कि उनको लेकर के कहाँ पर भाग जाया जाए? उन्होंने कहा कि जो है मिलेंगे नहीं, लेकिन आप भाग जाओ यहाँ पर कुंभलगढ़ के एक प्रकार से दुर्ग के मार्ग पर आप भाग जाओ। उन्होंने कहा था, पन्ना ने जो है उनसे कहा, मतलब कि कीरतबारी से, कि आप जो है कहाँ पर कुंभलगढ़ जो है भाग जाने के लिए कहती है उससे, मिलने के लिए नहीं, चूंकि उनको पता था कि मुझे मृत्यु हो जाना है। तो उन्होंने कहा था कि आप भाग जाओ। और तभी शामली उसे महल को सैनिकों के द्वारा घेरे जाने की सूचना मिलती है और जूठी पत्तल उठाने वाला जो कीरतबारी है वो क्या करता है? पन्ना उदय सिंह को महल से बाहर भेज देने की योजना तैयार करती है और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में लिटा करके पत्तलों में छुपा करके महल से बाहर भेज देती है। और उदय सिंह के साथ जो है, मतलब वो उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उसकी सैया पर लिटा देती हैं, सुला देती हैं। कुछ देर बाद में जब बनबीर आता है हाथ में नंगी तलवार लिए तो उदय सिंह के कमरे में पहुंचता है जिस पर खून लगा हुआ है, और वह पन्ना को जागीर का प्रलोभन देता है कि भाई जागीर ले लो, ये धन ले लो, लेकिन बता दो कि कहाँ पर लेटा है। पर पन्ना कहती है कि मैं अपने कर्तव्य पर अड़ी रहूंगी, और बनबीर को फटकारती हुई कथन कहती कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज। ये कथन भी बड़ा फेमस है, तो आप इस कथन को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, यह कथन किसका? तो आप बताएंगे यह कथन किसका है? पन्ना का कथन है। ओके, वो बोलती है कि वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर चढ़ती है। ये बताइए किसने कहा? पन्ना ने कहा कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर चढ़ती है। और तभी जो है बनबीर को क्रोध आता है और उदय सिंह के स्थान पर जो चंदन सोया हुआ है, जो कि धाय मतलब कि पन्ना का ही पुत्र है, उसी को ये नंगी तलवार से क्या करता है? पन्ना की आंखों के सामने ही तलवार मारता है और वो जो है चंदन जो है मर जाता है और पन्ना चीख करके गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये कहानी, मतलब ये जो दीप मतलब एकांकी है, समाप्त हो जाती है। तो एक प्रकार से यही एक घटना है, एक ही अंक में समाप्त होने वाली। तो यही एक प्रकार से पूरा का पूरा कथानक है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही था, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, आगे समझते। तो आप इसमें क्या लगाओगे? क्योंकि मिलने के लिए आप देखते हैं कहती नहीं, चूंकि उसको पता है कि मैं मृत्यु के घाट उतार दी जाऊंगी, तो आप यहाँ पर कहीं भी नहीं लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी। बाकी कुंभलगढ़ के मार्ग पर उसको भागने के लिए बोला था पन्ना ने। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, कीरत उदय सिंह को टोकरी में छिपा करके किले के बाहर ले जाता है क्योंकि उसे इसके बदले में बड़ा पुरस्कार मिलने की आशा है। वह उदय सिंह से स्नेह करता है, या वह राजभक्ति की भावना से प्रेरित होकर कुंवर की रक्षा करना चाहता है, या वह पन्ना के आदेश को अपना धर्म समझता है? इसमें क्या चीज़ है बताएं। कीरत उदय सिंह जो है, मतलब कीरत जो है वो उदय कीरतबारी जिसको बोलते हैं, पत्थर उठाने वाला, वो उदय सिंह को टोकरी में छिपा करके किले के बाहर इस क्यों ले जाता है? क्यों ले जाता है बताएं। ऑप्शन बड़े धाकड़ हैं, तो इसीलिए ले जाता है क्योंकि वह राजभक्ति की भावना से प्रेरित है और कुंवर की वो रक्षा करना चाहता है, इसीलिए ले जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के लिए इसके अतिरिक्त सबसे उपयुक्त अन्य शीर्षक कौन सा हो सकता था? मान लेते हैं कि अगर इस मतलब एकांकी का शीर्षक दीपदान ना होता तो इसका शीर्षक और क्या हो सकता था? हत्यारा बनबीर हो सकता था, या त्याग हो सकता था, या स्वामी भक्ति हो सकता था, या पुत्र का बलिदान हो सकता था। तो इसका एक प्रकार से खास करके दीपदान एकांकी के लिए इसके अतिरिक्त सबसे उपयुक्त जो शीर्षक बैठेगा इनमें से वो कौन सा बैठेगा भाई? स्वामी भक्त बैठ सकता है, स्वामी भक्त, क्योंकि इसमें स्वामी भक्ति दिखाई गई है। पुत्र का बलिदान तो एक अलग मैटर है, लेकिन स्वामी भक्ति के लिए पुत्र का बलिदान किया गया, इसलिए स्वामी भक्ति मोस्ट है।
स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र का त्याग कर देना, पुत्र की ममता को त्याग कर देना, पुत्र को एक प्रकार से मौत के घाट उतरवा देना। किसके लिए? जो है अपने देश की रक्षा के लिए, अपने स्वामी की रक्षा के लिए उदय सिंह को भिजवा देती हैं। तो ये एक प्रकार से इधर पन्ना का एक प्रकार से राष्ट्रीय भक्ति, और उधर आप देखते हैं स्वामी भक्ति, और एक उधर कीरत बारी का। ठीक, तो कई सारी यहाँ पर भक्ति आपको दिखाई पड़ेगी, तो इसलिए स्वामी भक्ति एक प्रकार ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक बैठता है इसका। आगे बढ़ते हैं, तो एक एकांकी हो गई आपकी। अब अगली एकांकी आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो कौन सी है? वो है भाई लक्ष्मी का स्वागत। कौन सी एकांकी है भैया? लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपको पता होगा, ठीक है। किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है, ठीक है। एकांकी है ये, आप सभी को पता होगा कि इसमें खास करके आप देखते हैं एक मतलब नायक जो है इसका रोशन है, एक शिक्षित युवक है। इसमें और भी जो है पात्र हैं, 6 पात्र हैं कुल मिलाकर के एकांकी में। इस एकांकी में एक सुरेंद्र पात्र है, रोशन का मित्र है सुरेंद्र, और एक भासी है, सुरेंद्र का छोटा भाई है भासी। पिता रोशन का बाप है, मतलब रोशन का बाप एक प्रकार से एक व्यक्ति है, और रोशन की माता भी हैं। अरुण है, रोशन का बीमार बच्चा है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं इस एकांकी में पुरुष पात्र अधिक है, नारी पात्रों की संख्या कम है। रोशन का पिता और रोशन का जो माँ है, ये एक प्रकार से 2 ही पात्र आप देखते हैं, और मतलब इसके बाद भी जो भी पात्र हैं वे सब गौड़ पात्र हैं। तो पिता, माता और उसके बच्चा और रोशन, इसी पर पूरी की पूरी कहानी जो है चलती रहती है। इसमें आप देखते हैं जो है इस जो मतलब की जो एकांकी का कथानक अगर मैं बताऊं आपको, तो नायक कौन है? रोशन है, एक मध्यम श्रेणी का परिवार का एक बड़ा लड़का है सबसे, जिसकी स्त्री का हाल में मतलब ही देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती जल्दी में। और उसका एक लड़का है, छोटा बच्चा है, बीमार पड़ा है। छोटा बच्चा कौन सा है? उसका नाम क्या है? छोटे बच्चे का नाम क्या है भाई? छोटे बच्चे का नाम है अरुण, ठीक है, जो बीमार है। और जो है रोशन की जो बीबी है यानी पत्नी है, वो मर जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? और वातावरण में आप देखते हैं लगातार क्या होता है? घनघोर घटा, गर्जन तर्जन, वर्षापात यानी भयंकर तूफान आया हुआ है, पानी बरस रहा है, आंधी चल रही है। और रोशन का एक प्रकार से प्रति हृदय भी परेशानियों से घिरा हो चुकी, उसका बच्चा रो रहा है, चीख रहा है अरुण, ठीक है। और वह अपने मातृहीन बच्चे की यानी चूंकि माता भी उसकी मर गई है, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए छटपटाता रहता है रोशन। और रोशन के माता पिता पुराणपंथी हैं, वे बच्चे की बीमारी को मामूली मानते हैं। उनका मन तो है मतलब कि मन है कि मतलब इसको लेकर के क्यों परेशान हो रहे हो। सियालकोट के जो है धनी मनी व्यापारी का रोशन के साथ अपनी कन्या की सगाई संबंध की बात करने आना, एक प्रकार से सारे के सारे कहानियों में ही होता है। और उनके माता पिता उसको सीरियसली नहीं लेते बच्चे को, लेकिन रोशन बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने बच्चे अरुण को लेकर के। डॉक्टर जो है एक प्रकार से आप देखते हैं उधर से आता, तो डॉक्टर रोगी की हालत को असाध्य घोषित करता है। रोग से जकड़े मासूस मतलब कि जो मासूम बच्चा है उसको धीरे धीरे मौत की छाया पड़ती हुई नजर आती है। उसके पिता रोशन का हृदय निराशा और व्यथा से एक प्रकार से कष्ट से मतलब उसके अंधेरे में डूबता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि रोशन के माता पिता सियालकोट के व्यापारी के स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं, चूँकि उसी समय आए रहते हैं। और खास करके आप देखते हैं रोशन जो है अपने माता पिता पर जब ये चीज़ें होती कि उसका बच्चा बीमार है, उसके माता पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो रोशन क्या होता है? क्रोधित होता है इन पर, ठीक है। क्या होता है भाई? रोशन जो है वो एक प्रकार से एक कोशिश करता है कि किस प्रकार से क्या हो। रोशन एक बार जाकर के घर आए हुए अतिथि से मिल ले। रोशन को एक प्रकार से वो भी माता पिता उसके बताते हैं कि आकर के मिल लो, तो थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, लेकिन उसको एक प्रकार से बोलता नहीं कुछ, ठीक है। और उसके पिता रोशन का हृदय निराशा और व्यथा के अंधेरे में डूबता हुआ चला जाता है लगातार आप देखते हैं। और एक प्रकार से आप देखते हैं वो पिता से कह देता है कि जो है उसके ना चाहते हुए भी शगुन ले लेंगे, तमाम सारी मतलब हम रहें या ना रहें सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप लोग कर लो, इस प्रकार से। और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं इसमें क्या है कि ये एकांकी खास करके जो है जो उपेंद्र नाथ की एकांकी है, कौन सी एकांकी? लक्ष्मी का स्वागत। इसमें क्या है? लक्ष्मी जो है उन्होंने कहा कि जो है आती हुई लक्ष्मी को वो कैसे इनकार कर सकते हैं, ऐसा खास करके उनके माता पिता की सोच, कई सारी चीज़ें हैं। तो उसके पिता क्या कहते हैं जब रोशन कहता है कि मैं मतलब कि नहीं आ पाऊँगा, या सारी चीज़ें बताता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं परेशान हूँ, तो वो कहते हैं उनके पिता कि जो है उसके ना चाहते हुए भी वे शगुन ले लेंगे, आई हुई लक्ष्मी को वो कैसे इनकार कर सकते हैं, ये बताया। इसके अलावा आप देखते हैं ये एकांकी खास करके बीमार बच्चे की दशा के बारे में है, और एकदम जब ख़राब हो जाती है रोशन जो कि उसका पिता है बहुत परेशान है, ठीक है।
और एक प्रकार से माँ जो है अंतिम सांस पर द्वार खोलने के लिए कहती है। खास करके जब रोशन की माँ बच्चे की अंतिम सांस पर द्वार खोलने के लिए कहती है तो रोशन जो होता है वो भर्राई हुई आवाज़ में उत्तर देता है कि तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत कर लो। और कैसी मर्म भेदी स्थिति सामने आती है जब नीचे से आनंद मग्न रोशन के पिता बधाई देते हुए ऊपर आते हैं और उन्होंने शगुन ले लिया। और उसी समय रोशन कमरे से अपने बच्चे का शव लेकर के बाहर निकलता है। तो एक प्रकार से आप देखते दोनों का तालमेल, उधर तो एक प्रकार से शगुन आ रहा है लक्ष्मी एक प्रकार से का स्वागत करने के लिए, और दूसरा क्या है कि उधर से उसका बड़ा हुआ बच्चा जो है वो गोद में लेकर के आ रहा है। क्योंकि बच्चा बीमार था, उसके माता पिता उसको सीरियसली नहीं लिए थे उस बच्चे की बीमारी को। तो इस प्रकार से आप देखते तो ये एक प्रकार से दो एक प्रकार से चीज़ें, एक तरफ कहानी में कुछ और चल रहा होता है, दूसरी तरफ कुछ और। यहीं पर एक प्रकार से आप देखते हैं ये एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से बड़ी मार्मिक है, जब आप पढ़ेंगे पूरी एकांकी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, आपको परेशान मत होइएगा उसको लेकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा इसको। प्रश्न क्या है, थोड़ा सा हम प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। आपका प्रश्न है और एकांकी के तत्वों के बारे में आपसे पूछता है, तो इसमें कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्रांकन, संवाद, देश काल, वातावरण, संकलन त्रय, शीर्षक, अभिनेता, भाषा शैली, उद्देश्य सब ठीक ठाक है। ओके, क्लियर। तो एक प्रकार से प्रश्न क्या है कि इस लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का रचनाकार कौन है, बताएं। तो इसका रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ का ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिवार में किसकी मृत्यु हो गई है, रोशन की बहन की, रोशन की पत्नी की, रोशन की चाची की, रोशन की दादी की। तो रोशन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अरुण को क्या बीमारी हो गई थी। अरुण कौन है, अरुण रोशन का लड़का है। यानी देखिए रोशन जो है एक नाम, देखिए मैं आपको समझा दूं, रोशन एक प्रकार से एक व्यक्ति है, एक मध्यम वर्गीय जो है व्यक्ति है रोशन। रोशन की शादी एक स्त्री से होती है, उसकी पत्नी है, जो कि क्या हो जाती है, मर जाती है। अब रोशन का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, अरुण है। क्या नाम है, रोशन का एक पुत्र है अरुण। ठीक है, तो ये पुत्र जो है अरुण है, ये क्या है, यही बीमार पड़ा हुआ है। ठीक, ये बीमार पड़ा हुआ है। और रोशन के एक प्रकार से माता पिता जो हैं, रोशन के यहीं पर जो है माता जी हैं, ठीक है, और पिताजी हैं। ये एक प्रकार से शगुन की बात कर रहे होते हैं, इसका जो है बच्चा बीमार है। तो एक प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानी एक परिवार की कहानी है, एक तरफ सुख के बारे में, एक तरफ दुखी के बारे में, और दोनों सुख और दुख का एक प्रकार से तालमेल। उधर से उसके पिता शगुन लेकर के आते हैं, इधर से वो सीढ़ियों से उतरते हैं, और इधर ही जो है ये कमरे के निकलता है अपने बच्चे का शव लेकर के। तो ये एक प्रकार से दोनों का टकराव है, तो चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। प्रश्न क्या है कि अरुण को कौन सी बीमारी हो गई थी, निमोनिया, हैजा या डिप्थेरिया। कौन बीमारी हो गई थी भाई, कौन सी बीमारी हो गई थी अरुण नाम के बच्चे को, तो कौन सी बीमारी हो गई थी इसमें, तो कौन सी बीमारी थी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो डिप्थीरिया नाम की बीमारी हो गई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत में अरुण के उपचार हेतु डॉक्टर बुलाने कौन जाता है, सुरेंद्र, भासी, हरीश या महेंद्र। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी के स्वागत में अरुण के उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाने कौन जाता है, तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भासी जाता है। भासी कौन है, मैंने बताया था भासी के बारे में। भासी कौन है भाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भासी कौन है, बताइए, भासी कौन है, नहीं पता क्या। भासी जो है सुरेंद्र का कौन है, छोटा भाई है। भासी कौन है, सुरेंद्र का छोटा भाई है। ओके, क्लियर। सुरेंद्र कौन है, रोशन का मित्र है, और इसीलिए रोशन के अपने मित्र के छोटे भाई से बोलते हैं कि डॉक्टर को बुला लो। ये चीजें हैं, ठीक। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की पात्र संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 7। बताने का प्रयास करेंगे। तो कितने पात्र हैं भाई, इसमें कितने पात्र हैं लक्ष्मी के स्वागत में कुल मिलाकर के, तो इसमें लगभग और लगभग 6 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, 6 पात्र हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। उसके रोशन के माता पिता, रोशन की एक प्रकार से मरी पत्नी जो है एक प्रकार से मर गई है लगभग। ठीक है, तो एक प्रकार से रोशन पहला पात्र हो गया, दूसरा पात्र सुरेंद्र हो गया, तीसरा भासी है, चौथा रोशन का पिता, पांचवा उसकी माँ, और जो छठवां पात्र है वो अरुण है। ठीक है, और रोशन की जो पत्नी है वो तो मर ही गई, तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें ही नहीं है। ठीक, तो एक प्रकार से इस प्रकार से ये एकांकी थी जो कि मैंने आपको बताई। आगे समझते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपका आ रहा है अगली इकाई से।
अब इकाई नंबर 5 आपकी समाप्त हो गई, जिसमें आपने नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ लिया, 2 एकांकी और 1 नाटक। अब आपकी आती है इकाई नंबर 6, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी निबंध के बारे में। ठीक, हिंदी निबंधों में आपका पहला जो निबंध है वो है भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह निबंध है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और खास करके आप देखते हैं भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, बड़ा ज़बरदस्त निबंध है। और निबंध आप सभी को पता होगा, जो है निबंध के बारे में आपसे प्रश्न भी बनता है। और भारतेंदु हरीशचंद्र जो है खास करके जो है वो कहते हैं कि अच्छी से अच्छी ट्रेन जो होती है वो इंजन के बिना नहीं चल सकती है। ठीक है, इसीलिए नेतृत्वकर्ता का होना बहुत आवश्यक होता है, और भारत में उस समय नेतृत्व का अभाव था। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, ऑप्शन ए में ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि लेखक ने देश के लोगों को क्या संज्ञा दी है, रेलगाड़ी की, बस की या कार की, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने जो है एक प्रकार से किसकी संज्ञा दी भैया, रेलगाड़ी की संज्ञा दी है लोगों को। देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, और देश के नेता को उसके इंजन की संज्ञा दी है। कहा है बिना एक इंजन के सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। ओके, बड़ी अच्छी से अच्छी रेलगाड़ी नहीं आगे बढ़ सकती। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी के डिब्बे किसके अभाव में नहीं चलते हैं, इंजन के। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगर इंजन नहीं तो रेलगाड़ी नहीं चलेगी ना, तो यही इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और इसका मतलब प्रतीकात्मक चीजें हैं। अगला है हिंदुस्तानी लोगों को किसकी आवश्यकता, अध्यापक की, अच्छे नेतृत्व की, या राजनेता की। तो हिंदुस्तानी लोगों को किसकी आवश्यकता भैया, अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न, भारत देश का दुर्भाग्य क्या है, यहाँ के लोग आलसी हैं, या यहाँ के लोग कामचोर हैं, या यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, या ये सभी चीज़ें हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, भारत के लोग, खास करके भारत देश का दुर्भाग्य यही है। इस मतलब निबंध में आप देखिएगा, इसमें यही कि यहाँ के लोग आलसी हैं, भारत के यहाँ के लोग कामचोरी भी करते हैं, कामचोर हैं, लोग अनपढ़ भी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों की उन्नति का रहस्य क्या, धर्म का प्रसार, समय का सदुपयोग, आलसी ना होना, ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर है। यानी कि वो लोग धर्म का प्रसार करते हैं, अपना समय का सदुपयोग करते हैं, और आलसी नहीं होते हैं। इसीलिए अंग्रेजों की उन्नति का रहस्य उन्होंने बताया इस नाटक, मतलब इस निबंध में किसने, मतलब इस उन्होंने, क्या नाम है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो निबंध है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, निबंध भी छोटे छोटे होते हैं, 3-3 4-4 पेज के। ठीक है, 4-4 पेज के निबंध है, छोटे छोटे निबंध हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। निबंध पढ़ने से आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो जानकारी है, उसका लेवल आपका बढ़ता है। रामचंद्र जी का, शुक्ल जी का जो निबंध है मित्रता, उस मित्रता निबंध को जब आप पढ़ेंगे तो मित्रता के वास्तविक पहलुओं के बारे में आपको पता चलेगा कि मित्रता वास्तविक रूप में होती क्या है। तो मित्रता उपन्यास जो है आप पढ़ेंगे, बड़ा जबरदस्त जो है एक प्रकार से, आप उपन्यास नहीं, मित्रता निबंध। तो मित्रता निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है, बहुत जबरदस्त निबंध है। आप इसको जब भी खाली पाइएगा तो एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चिंतामणि के संकलित निबंधों में शुक्ल जी की निबंध कला का पूर्ण उत्कर्ष आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें खास करके आप देखते हैं हर एक चीज़, विचारों की समानता मिलेगी, मौलिक चिंतन है, विचार विश्लेषण किया गया है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास इनके निबंधों में मिलेगा, प्रकृति प्रेम भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हास्य व्यंग प्रियता भी शुक्ला जी ने किया है, देश प्रेम और मानव प्रेम के बारे में भी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनका निबंध जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला है, भाषा प्रांजल रहती है निबंध की। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, विवेचनात्मक शैली में निबंध लिखा करते हैं, और ज्ञान निबंध रहता है। इन्होंने एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मित्रता का एक प्रकार से पाठ पढ़ाने वाला निबंध है ये। ओके, और आप देखते हैं किस प्रकार से, मतलब कुसंग का ज्वर भयानक क्यों होता है, इन सभी के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास, बहुत सारे जीवन के जो प्रश्न हैं आपके, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इन्होंने सच्चे मित्र की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता कि प्रतिष्ठित होना चाहिए मित्र आपका, दृढ़चित्त का मतलब होना चाहिए, सत्य संकल्प का होना चाहिए, और आत्मविश्वास मित्र में है तो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, होना चाहिए, भरोसेमंद मित्र होना चाहिए तभी। और इसके 3 उदाहरण उन्होंने बताए, राम और सुग्रीव का उदाहरण बताया। ठीक है, अकबर और बीरबल का उदाहरण बताया, चंद्रगुप्त और चाणक्य का उदाहरण बताया। तो ये सब मित्रता के उदाहरण है। ठीक है, कृष्ण सुदामा का। क्लियर बातें, आगे समझते हैं। प्रश्न है कि सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, फटाफट से अब देखिएगा। सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, सदैव मार्गदर्शक होता है सच्चे मित्र से, संकट के समय मित्र का साथ नहीं छोड़ता, मतलब मित्र का साथ नहीं छोड़ता, ये विशेषता। प्रत्येक कार्य में सहयोगी होता है मित्र। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, ये सही सभी विशेषताएं आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म कब हुआ था? 1884 में, 1886 में, 1889 में, 1890 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ला जी का निबंध संग्रह कौन सा? चिंतामणि या उत्साह या ये सभी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चिंतामणि या उत्साह या ये सभी? आचार्य शुक्ला जी का कौन सा निबंध है इनमें से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए तो ये चिंतामणि नहीं है, गलत है, उत्साह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, चिंतामणि, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आचार्य शुक्ला का प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1901 में, 1902 में, 1904 में, 1910 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जो प्रथम निबंध है वो कब प्रकाशित हुआ, आपसे ही पूछ रहा है। तो प्रकाशित कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा सकते हैं, आप इनको रट लीजिएगा एकदम से। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ला का प्रथम निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में, इंदु पत्रिका में, प्रतीप पत्रिका में या कादम्बरी पत्रिका में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य शुक्ला जी का जो प्रथम निबंध है वो जो प्रकाशित हुआ था खास करके वो सरस्वती पत्रिका से संपादित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चिंतामणि निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ, बताएं। चिंतामणि निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ भाई? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, जो शुक्ला जी के निबंधों, एक तमाम सारे निबंध जो शुक्ला जी ने लिखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, उन सभी का एक प्रकार से संग्रह है। कई उसकी एक पुस्तक बना दी गई तमाम सारे निबंधों की, तो उसी को निबंध संग्रह बोला जाता है। तो चिंतामणि उसका शीर्षक है निबंध संग्रह का, और चिंतामणि एक निबंध भी है खुद का। ठीक है, तो बताएं चिंतामणि निबंध संग्रह प्रकाशित जो हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो वो 1900 कब प्रकाशित हुआ था भाई? तो प्रकाशित हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है चिंतामणि का मतलब कि प्रश्न क्या है, चिंतामणि का प्रमुख निबंध है, बताएं चिंतामणि का प्रमुख निबंध कौन है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति या यह सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी जो निबंध हैं ये सब निबंध किसके हैं भाई? ये सारे के सारे निबंध आप देखिएगा चिंतामणि के ही निबंध। चिंतामणि जो शीर्षक है निबंध का, निबंध संग्रह का, उसी में संकलित है सारी, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ये सब निबंध। अगला प्रश्न, चिंतामणि का प्रमुख निबंध कौन सा है? करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। घृणा निबंध हो गया, लज्जा और ग्लानि निबंध, करुणा निबंध, भाव मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ये सब चिंतामणि के निबंध हैं। ओके, अगला प्रश्न, चिंतामणि का प्रमुख निबंध नहीं, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ओके, कविता क्या है? क्रोध, भय, ये बताने इनमें से कौन सा निबंध नहीं है, आपसे पूछ रहा। चिंतामणि का प्रमुख निबंध नहीं है, तो जो अशोक का फूल निबंध है ये यही नहीं है, यानी कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल निबंध है। ठीक है, बाकी भय, क्रोध और कविता क्या है, ये तीन के तीनों निबंध किसके हैं? ये चिंतामणि में ही प्रकाशित निबंध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल किस शताब्दी के साहित्यकार हैं? 7वीं, 11वीं, 20वीं या 10वीं शताब्दी के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की जाए तो ये 20वीं शताब्दी के उपन्यासकार, किसके? 20वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न किसका है भाई? अगला प्रश्न आप देखते हैं किसका उपन्यास आ चुका है। तो ये उपन्यास है भाई किसका? अशोक के फूल। किसका है? मैंने अभी बताया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, मतलब कि सॉरी निबंध है। मेरे मुझ से अगर उपन्यास निकल जाए तो आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उपन्यास नहीं है ये सब। क्या है? उपन्यास तो मैं पढ़ा चुका हूँ, खास करके एक ही उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निबंध है, निबंध कौन, उसका शीर्षक क्या है? अशोक के फूल निबंध। कौन सा शीर्षक है? अशोक का फूल। ओके, और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके आप देखते हैं तो ये भी एक प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये भी एक आलोचक हैं, जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। ठीक है, दोनों के विचारों में कहीं कहीं पर मतभेद भी दिखने को मिलेगा, आचार्य शुक्ला जी के और द्विवेदी जी के विचारों में, और कहीं कहीं पर समानताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके एक प्रकार से आप देखते हैं निबंध छोटे छोटे हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, तो उसको मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो अशोक के फूल जो निबंध है खास करके आपसे पूछ रहा है इसके लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आज हजारी प्रसाद का निबंध है, बताएं अशोक के फूल,
शीरीष के फूल, सूरज क्या है। तो भाई ये किसके हैं, ये सब निबंध किसके हैं भाई, ये सारे के सारे निबंध आप देखेंगे तो किसके मिलेंगे आपको। जैसे अशोक के फूल हो गया, ठीक है, अशोक के फूल हो गया, और शीरीष के फूल हो गया, सूरज क्या है, ये सभी जितने भी मतलब कि चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने निबंध लिखने का प्रयास किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यज्ञों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी, बताएं। यज्ञों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी, भूत भैरवों ने, पीरों ने, या काली दुर्गा ने, या इन सभी ने। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यज्ञों, जो यज्ञ हुआ करते थे पहले, वो एक प्रकार से इसी निबंध मतलब इसी निबंध में बताया गया इसके बारे में। तो बताएं, यज्ञों यानी जो यज्ञ हुआ करते थे पहले, जो वैदिक यज्ञ, उसकी प्रतिष्ठा किसने घटा दी है भाई। तो उसकी प्रतिष्ठा घटाने वाले में इन सभी चीज़ शामिल है, भूत भैरवों, पीर और काली दुर्गा, ये सब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अशोक के फूल की विशेषता क्या है, मनोहर होता है, रहस्यमय होता है, अलंकारमय होता है, ये तीनों क्वालिटी होती है इसके अंतर्गत, अशोक के फूल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। अशोक का वृक्ष जो है सामंत सभ्यता का पारिष्कृत रुचि का प्रतीक है, या अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की पारिष्कृत रचना का प्रतीक है, या आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक का जो फूल है, अशोक का जो वृक्ष है, ये सामंत सभ्यता की पारिष्कृत रुचि का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1904 में, 1907 में, 1909 में, या 1910 में। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था भाई, 1900 किस में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, या 1904 में हुआ था। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। या 1909 में हुआ था, या 1910 में हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में आपको बता दूं बहुत मेहनत पड़ती है, एक एक वीडियो को बनाने के लिए दिन रात मैं जागता हूं और आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। तो आप लोग उसको थोड़ा सा समझिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक बात, जो आप कोर्स जो छात्र लेंगे वो एक प्रकार से मतलब चले, हालांकि उसको तो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। चले, कोर्स के बारे में भी लास्ट में एक बार मैं चर्चा करूंगा, फिर से कोर्स के बारे में जो डिटेल जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कला और संस्कृति, चिंतामणि, आकाशदीप, या कन्यादान। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, फटाफट से बताएंगे। तो कौन सी रचना भाई बताएं। इनमें से प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए था। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, क्या पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद की रचना है, बताएं। कला और संस्कृति, कन्यादान, चिंतामणि। चिंतामणि तो आप सभी को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। आकाशदीप, ये एक प्रकार से क्या है, कहानी है आकाशदीप, ठीक है। किसकी कहानी है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। अब आप बताओ, कला और संस्कृति, कन्यादान, ये दो बच रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पूछ रहा है। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इनके बारे में अगर बात की, कई सारे संस्कृत में, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया और उन सभी से चीज़ों को उठा करके हिंदी में लाने का प्रयास किया। उच्च कोटि की चीज़ें इन्होंने लिखी, ठीक। तो इनकी रचनाएं इनमें से कौन सी हैं बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अशोक के फूल तो एक है ही, और बताओ। क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी रचना की अगर बात की जाए तो चिंतामणि आचार्य शुक्ला जी की है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की है, कला और संस्कृति बचती है, यही रचना इनकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न जो है और भी, जैसे अशोक के फूल, इनका एक निबंध संग्रह है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, कुटज है, साहित्यिक सहचर है, और साहित्य का साथी नाम से प्रकाशित हुआ बाद में साहित्य सहचर ही। तो इस प्रकार से आलोक पर्व रचना है, ये सब एक प्रकार, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है।
और जो है भारत सरकार के द्वारा 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण भी मतलब पद्म भूषण भी मिला है इनको। ठीक है, 1973 ईस्वी में आलोक पर्व रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये सब बातें ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से विभूषित किया गया, बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो पद्म भूषण ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, फटाफट से बताएंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी भाई, 1979 ईस्वी में। कब हुई थी, 1979 ईस्वी में, 1979 में। अगला प्रश्न है, अशोक के वृक्ष को किसका वरदान प्राप्त हुआ है, पीर पैगंबर का, शिव दुर्गा का, अन्य सभी देवताओं का, या इन सभी का। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त हुआ है। किसको, अशोक के वृक्ष को। ये निबंध में आपको मिलेगी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। ये अगले चैप्टर से है आपके। अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है ये किसका है, कुबेर नाथ राय का। किसका निबंध है भाई, कुबेर नाथ राय का निबंध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुबेर नाथ राय की बात की है तो ललित निबंधों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कुबेर नाथ राय जी का है। 26 मार्च 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक मतसा गांव पड़ता है, उसी गांव में कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम बैकुंठ नारायण था, माताजी का नाम लक्ष्मी राय था इनके। ठीक है, और कुबेरनाथ राय जी का पहला जो ललित निबंध है वो हेमचंद्र की संध्या जो है धर्म युग के 15 मार्च 1964 के अंक में प्रकाशित हुई थी ये। और इनकी पहली कृति की अगर बात की तो प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखते हैं ये आत्मव्यंजक और ललित निबंधकार में इनका नाम आता है कुबेरनाथ राय जी का। ठीक है, इनके बहुत सारे निबंध संग्रह जैसे प्रिया नीलकंठी हो गया, रस आखेटक हो गया, गंध मदान हो गया या मदन हो गया, गंध मादन, और इसके अलावा विषाद वियोग हो गया, निषाद बांसुरी है, पर्ण मुकुट है, महाकवि की तर्जनी है, कामधेनु, त्रेता का बृहद मास, उत्तर कुरु, अंधकार में अग्निशिखा, आंगन की नाव, ये तमाम सारी रचनाएं किसकी हैं, कुबेरनाथ राय जी की हैं। ओके, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ये एक प्रकार से जो निबंध है, उत्तरा फाल्गुनी मुख्य रूप से वर्षा का अंतिम नक्षत्र माना जाता है उत्तरा फाल्गुनी। और उसी आप देखते हैं हमारे जीवन में आप देखते हैं तमाम सारे नक्षत्र वगैरह आते हैं, 27 नक्षत्र हैं। और 27वें नक्षत्र तक आते आते आप देखते हैं घनघोर भाद्रपद के जो है आसानी संकेत मिलते लगते हैं। और तीसी के वर्षों में आप देखते हैं कि तमाम सारे भाद्रपद के काम, क्रोध, मोह, तमाम प्रकार के सुख भोगते हैं। तो ये जो है नक्षत्र हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे किसी टाइम पर। ठीक है, तो उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के आसपास ये एक प्रकार से एक निबंध है, एक ऋतु के मतलब एक नक्षत्र के बारे में, उस पर उसको आधार बना करके इन्होंने लिखा है। और ख़ास करके जो है आपसे पूछा किस वर्ष की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है, तो 40 से 50 वर्ष की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न क्या यहाँ पर मतलब बना हुआ है, इससे प्रश्न क्या बना हुआ है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय जी का जन्म कब हुआ था। तो कुबेरनाथ राय जी का जन्म कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कब हुआ था भाई कुबेरनाथ राय जी का जन्म। कुबेरनाथ राय जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कब हुआ था, 1933 को। ऑप्शन में कहूँ 1933 दिख रहा है, बिल्कुल 26 मार्च 1933। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मृत्यु कब हुई थी भाई, इनकी मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कुबेरनाथ राय जी की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी भैया कब, 1996 में। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते, कुबेरनाथ राय की रचना है प्रिया नीलकंठी, गंध मादन, रस आखेटक, ये सभी रचनाएं ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के माध्यम से मनुष्य जीवन की किस अवस्था पर व्यंग किया गया है, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, या आ और बा दोनों। तो भाई आप देखते हैं जो उत्तरा फाल्गुनी के माध्यम से खास करके जीवन की जो अवस्था है किस अवस्था पर व्यंग किया गया है, तो वो खास करके उत्तरावस्था पर जो है व्यंग किया गया है। 40 से खास करके 50 वर्ष एक प्रकार से की अवस्था के बारे में इस पे मतलब 40 से 45 वर्ष की आयु को ही उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है, तो उसी पर व्यंग तक कसा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का काल क्या है, आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे इसमें से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है,
35 से 45 वर्ष भी लगा सकते हो, 30 से 40 वर्ष भी लगा सकते हो इसमें। तो इसका कोई एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं, आप जो है 40 से 45 कहीं कहीं पर मिलता है, और कहीं कहीं पर आपको देखते हैं 40 से 50 भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या 40 से 50 वर्ष की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 40 से 50 कहीं पर मिल रहा है, 35 से 45 ही लगा दो, 35 से 45 बी में मिल रहा है, यही करेक्ट आंसर लगा दो। अगला प्रश्न, 30वें वर्ष में कौन ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में चले जाते हैं? तो आप यहाँ पर 30 वर्ष से लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि 30 से 45 लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा जो है ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 30वें वर्ष में कौन ग्रह त्याग कर सत्य की खोज करने के लिए चले गए थे? बताइए, बुद्ध जी, वाल्मीकि जी, व्यास जी या देवकृत जी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी का एक प्रकार से मतलब आज 30वें वर्ष में कौन ग्रह त्याग कर सत्य की खोज करने के लिए चले गए थे? कौन चले गए थे भाई? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी को पता होगा, कौन गए थे? बुद्ध गए थे, महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, क्लियर बातें, आगे समझते हैं। अच्छा, अगर एक प्रश्न यहाँ पर और भी बनता है, कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिला है कि जो है लेखक ने किसे चमचमा धारदार पत्थर कहा है, किस अवस्था को? जवानी को कहा है, बाल्यावस्था को कहा या वृद्धावस्था को कहा है? बताएं किसको कहा है? चमचमा धारदार पत्थर वाली अवस्था किसको कहा है लेखक ने? तो जवानी को कहा है कि चमचमा धारदार पत्थर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे लेखक ने कितनी वर्ष की आयु को उत्तरा फाल्गुनी कहा है, ऐसे पूछेगा कि लेखक ने कितनी वर्ष की आयु को उत्तरा फाल्गुनी कहा है, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे कि 40 से 45 वर्ष। क्या बताओगे? 40 से 45 वर्ष बताओगे, ठीक है, या 40 से 50 वर्ष बताओगे। ठीक, क्लियर बातें, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और अगर आपसे पूछेगा भाई, अगर आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि उत्तरा फाल्गुनी का काल है, तो उत्तरा फाल्गुनी का काल क्या है? उत्तरा फाल्गुनी का काल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ये भी प्रश्न आपसे उठ रहा है, जो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा था। तो उत्तरा फाल्गुनी का काल अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया, यही ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आप कौन सा करेक्ट बताओगे? उसमें आप 30 से 40 वर्ष लगा दीजिएगा, ये आपका सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहीं पर क्या पूछेगा कि लेखक ने कितनी वर्ष की आयु को उत्तरा फाल्गुनी कहा है, तो 40 से 45 वर्ष या 40 से 50 वर्ष, जो भी आपको मिलेगा वो लगा दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि अवशेष चंदन किसके द्वारा निबंधकार के मस्तक पर लगा दिया गया था? बताने का प्रयास करेंगे। अवशेष चंदन। अच्छा, अब अगला जो है आपका चैप्टर आएगा, तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी का है ये। तुम चंदन हम पानी निबंध है, ठीक है, कौन सा निबंध है? तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा निबंध है भाई? तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी का है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी की आपकी बात की जाए तो इनके और भी चितमन की छान नामक निबंध हो संग्रह हो गया, निबंध हो गया, हल्दी दूब हो गया, कदम की फूली डाल, और तुम चंदन हम पानी तो है ही आपके पाठ्यक्रम में, आंगन का पंछी, और इसके अलावा और बंजारा मन। तो ये सब कौन है? ये सब रचना, आंगन का पंछी, बंजारा मन, ये सब रचनाएं जो हैं ये विद्यानिवास मिश्रा जी के क्या हैं? निबंध हैं। ओके, मिश्रा जी का जन्म होता है 28 जनवरी को 1926 ईस्वी में गोरखपुर जनपद के एक गांव है पकड़ीहा। तो पकड़ीहा गांव में इनका जन्म होता है 28 जनवरी 1926 को गोरखपुर जिले में। और इनकी भाषा आप देखते हैं, कथात्मक चित्रों की बहुलता मिलती है, विवेचना की गंभीरता इनकी भाषा में आपको दिखाई पड़ेगी विद्यानिवास मिश्रा जी को। और पद्मश्री उपाधि मिली, मतलब भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान मिला 1988 में। मूर्ति देवी पुरस्कार इनको मिला 1990 में। और के बिरला फाउंडेशन सहित अन्य बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले। 14 फरवरी 2005 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुम चंदन हम पानी की अगर बात की जाए तो ललित निबंधों के कारण से आप देखते हैं चंदन के समान खुशबू एवं शीतलता प्रदान करने वाली मिश्रा जी ने स्वयं को पानी के समान माना है। ठीक है, कहा तुम चंदन और हम पानी। ओके, तो तुम चंदन हम पानी के बारे में जो प्रश्न बनते हैं इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो उन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपसे पूछेगा कि तुम चंदन हम पानी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ओके, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में इसमें इस रचना का प्रकाशन हुआ था, तुम चंदन हम पानी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं,
प्रश्न है कि अवशेष चंदन किसके द्वारा निबंधकार के मस्तक पर लगा दिया गया था? पितृव्य के द्वारा, या माता द्वारा, या भ्राता द्वारा, या एक प्रकार से मित्र द्वारा। भ्राता माने बड़ा भाई। तो अवशेष चंदन जो है किसके द्वारा निबंधकार के मस्तक पर लगा दिया गया था? तो जो है पितृव्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निबंधकार को यह संकेत किससे प्राप्त होता है कि मनुष्य ही महान है? उपासना से, या फिर मलय अनिल से, या सुगंध से, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निबंधकार को यह संकेत किससे प्राप्त होता है कि मनुष्य ही महान है? तो ये मलय अनिल से, यानी कि जो मलय अनिल होती है उसी से प्राप्त होता है। अनिल माने होता है एक प्रकार से, ठीक है, मलय अनिल। ओके, अगला प्रश्न आप देखेंगे, जयदेव के गीत गोविंद के एक गीत में कौन सी बिरहणी चंदन से भी खेद व्यक्त करती? मलय अनिल माले एक प्रकार से जो है महकती हुई वायु, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखेंगे, जयदेव के गीत गोविंद के एक गीत में कौन सी बिरहणी चंदन से भी खेद व्यक्त करती है? पद्मावती, या संयोगिता, या मीरा, या राधा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जयदेव का जो गीत गोविंद है उसका एक गीत में कौन सी बिरहणी जो है चंदन से भी खेद व्यक्त करती है? तो बिरहणी कौन सी है? राधा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चंदन किसका टुकड़ा है? कांच का टुकड़ा है, काठ का टुकड़ा है, मिट्टी का है, या पत्थर का है? काठ माने होता है लकड़ी, और लकड़ी का ही होता है चंदन। ओके, किसका होता है? लकड़ी का। तो ऑप्शन लगाएंगे बी, काठ का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, चंदन का वृक्ष सदैव लिपटा रहता है, झूलों से, जड़ों से, मयूरों से, या सर्पों से? आपने एक निबंध कि एक चौपाई पढ़ी होगी, एक दोहा पढ़ा होगा कि चंदन विष कि जो रही उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो चंदन के विष में आपको पता होगा जो सांप होते हैं हमेशा लपेटे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सर्पों से हमेशा लिपटा रहता है ये, फिर भी उसमें विष व्याप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रकृति उत्तम है, उसका नेचर सही। किसका नेचर सही है? चंदन के पेड़ का नेचर सही है। और अगर रहीम कहते हैं रहीमदास जी कि अगर आपका एक प्रकार से आपका चरित्र ठीक है, आपका एक प्रकार से नेचर अच्छा है, आपकी प्रकृति अच्छी है, तो आप कितनी भी बुरी संगत में क्यों ना पड़ जाएं, आप अच्छे रहोगे। जैसे चंदन का पेड़ एक प्रकार से अपनी शीतलता को, अपनी अच्छाइयों को नहीं त्यागता, भले ही उसके जो है हमेशा चंदन के पेड़ में सांप लपेटे रहते हों, ठीक है। प्रश्न अगला क्या है कि निबंधकार के बड़े दादा किसकी रचना करते हैं? पार्थिव शिव की, काली की, या ब्रह्मा की, विष्णु की? किसकी रचना करते हैं, मतलब कि किसकी पूजा वगैरह करते हैं? निबंधकार के बड़े दादाजी किसकी एक प्रकार से रचना करते हैं? तो किसकी रचना करते हैं भैया? किसकी रचना? पार्थिव शिव की। पार्थिव बनाते नहीं, पार्थिव पूजा आता है। अगला प्रश्न है, पुजारी साकाम भाव से चंदन उतारता है, मानव को, भक्ति को, पशु को? बताएं। तो पुजारी साकाम भाव से चंदन उतारता है, किसको उतारता है? किसको उतारता है भाई चंदन? तो उतारता है भक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निबंधकार की मान्यता के अनुसार चंदन किसका सूखा सा खंड है? पवित्रता का, व्यापक विश्व भावना का, या महानता का, या इन सभी का? तो भाई अगर बात की जाए निबंधकार की मान्यता के अनुसार चंदन जो है किसका सूखा या सूखा सा खंड है? तो वो व्यापक विश्व भावना का सूखा सा एक खंड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो हो सकता है आपसे हल्के में पूछ लिया जाए, तो ये आप ध्यान रखें, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है? जो है विद्यानिवास मिश्रा जी का है। क्लियर बात है? ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी दिया, विद्यानिवास मिश्रा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि निबंधकार अपने प्रत्यय की पूजा के समय देखा करता था किसको? दीप को जलना, चंदन घिसना, आरती करना, समर्पण करना? तो जाहिर सी बात है आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा चंदन का घिसना। ओके, चंदन घिसना जो है प्रत्यय की पूजा के समय देखा करता था वो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है यहाँ से बनने वाले तमाम सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। क्लियर हो गई बातें? निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से तैयार हुए होंगे। दो एक कि यहाँ पर लगभग आपके प्रश्न समाप्त हो गए। अब जो है अगला जो चैप्टर आएगा आपका, अगली वीडियो आएगी, तीसरी वीडियो, पार्ट 3 की वीडियो जो आएगी हिंदी की, उसमें भी इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करूँगा, जिसमें इकाई 7 और इकाई 8
इन 2 इकाइयों पर चर्चा करनी बाकी है। लगभग आपकी अभी तक हमने 1 इकाई से लेकर के इकाई 6 तक यानी कि सभी चैप्टर्स के बारे में बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर दी है। एक लिखित मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया है, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दिया गया है। झांसी की रानी उपन्यास का वीडियो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। और बाकी सारी क्लासेस जो हो रही हैं वो जो है पेड क्लास में हो रही हैं। अच्छा, पेड क्लास लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि हमारा नंबर है 9161936062। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके आप बोलिएगा सर जी हमें हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। मैं आपको एक QR कोड सेंड करूंगा, उसी पर आप गूगल पे या फ़ोन पे या कुछ भी जो चलाते हैं कोई भी पे होगा उससे आप क्या करके उसी कोड को स्कैन करके आप 100 रुपये आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे 100 रुपये आप सेंड करोगे हमारे पास, स्क्रीनशॉट उसका आप एक प्रकार से रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप उसका मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे आप सेंड करें मतलब पैसा भेजें तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। तुरंत आपको PDF जो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी PDF और आपको प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज सीरियल से क्लासेस आपको मिल जाएंगी और PDF नोट्स भी आपको सेंड कर देंगे। और अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सभी के PDF नोट्स वो सब आपको मिल जाएंगे, ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ओके, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग से ग्रुप है, तो आप परेशान मत होइएगा कोई कि भाई सबका मिक्सचर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, प्राइवेसी का आपकी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आगे देखते हैं, तो आपको एक प्रकार से समाजशास्त्र का वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लिखित टाइप का मॉडल पेपर है। इसमें एक प्रकार से सोशियोलॉजी के बारे में विस्तार से मैंने बताया, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको देख लीजिएगा। यहीं से सारे के सारे प्रश्न फंसने वाले लिखित में, तो सभी विश्वविद्यालय में लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित होने वाले, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी का लिखित हो चुका है, हिंदी साहित्य का ये पहला पार्ट है, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, अपने प्रत्येक व्यक्ति को से जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए वीडियो को, और सभी से बोले कि अपने घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है एक प्रकार से कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।